हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगों ने मगध साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम अगर बात करें तो दो वंशों को हमने देखा था। जिसमें से पहला हमारा हर्यंक वंश था, जिनके शासक के बारे में अगर बात कर ले तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन थे। और इसी के साथ जो है हम लोगों ने शिशुनाग वंश के बारे में भी देखा था, जिसमें जो महत्वपूर्ण शासक थे वो शिशुनाग थे। और इसी के साथ जो है कालाशोक थे। उसका जो लास्ट जो शासक था वो कौन था? तो आपका नंदी वर्धन था। ठीक है। और आज हम लोग मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट कर लेंगे। इससे पहले एक छोटा सा बस टॉपिक बचा हुआ है, एक वंश, वो है नंद वंश। तो आज हम ये पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए, क्योंकि दोस्तों जितनी ज़्यादा सदस्यता बढ़ेगी, जितने लोग को आप जोड़ेंगे इससे, उतने जल्दी इस टॉपिक को खत्म करने का हम प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट कोई दूसरा अगर सब्जेक्ट होगा तो उसे भी हम स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग देखेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश की जो टाइम है वो कब से कब तक है? तो वो 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक है, याद रखना है। अब देखिए, नंद वंश का जो है ना, नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर जो था, सिकंदर जो विश्व विजेता कहलाता था, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। तो आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार नहीं किया था या पार नहीं कर पाया था। तो आपका ब्यास नदी जो है आंसर होना चाहिए। इसी के साथ देखेंगे तो इससे पहले महापद्म नंद आते थे। लेकिन यहाँ पे है कि धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य, और चाणक्य का दो और नाम है, तो आपको बताना है कि वो दो नाम जो है वो कौन सा है। ठीक है, कमेंट करके बताना है। तो चाणक्य को क्या किया था? तो धनानंद ने जो है, जो नंद वंश का शासक था, उसने अपमान किया था। ठीक है। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की क्या करती? तो हत्या करवा दी थी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। अब यहाँ पे देखेंगे नंद वंश के पतन के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसी में एक और शासक आते हैं जो महापद्म नंद थे। और महापद्म नंद 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर क्या किया था? तो नंद वंश की स्थापना की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अगर देखना चाहें तो महापद्म नंद ने क्या किया था? तो नंद वंश की स्थापना कर दी। और इसी के साथ जो है महापद्म नंद देखिएगा तो इसने एकरात एकरात अथवा जो है एक छत्र की उपाधि भी धारण की थी। पाली ग्रंथ में महापद्म नंद को क्या उग्रसेन कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि पाली ग्रंथ में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता है। पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया। पुराणों में ही जो महापद्म नंद है, इसको परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया गया है। महापद्म नंद ने क्या किया था? तो पंचाल हो गया, इक्ष्वाकु, काशी, अशक, कलिंग और मैथिली आदि जो है ना राज्य को पराजित कर अपने मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके बाद देखते हैं 321 ईसा पूर्व तक मगध का जो सर्वाधिक विकास जो है वह महापद्म नंद के समय हुआ था। ठीक है। उसके बाद है इसने सर्वप्रथम जो है कलिंग को जीता था। मतलब सर्वप्रथम अगर आपसे पूछे कि किस शासक ने या किस राजा ने कलिंग को सर्वप्रथम जीता था, तो आपका आंसर आना चाहिए कि वो महापद्म नंद ही थे। वहां से ये जैन धर्म की मूर्ति को लेकर आया था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि जो है, जिसकी पुस्तक क्या है आपको कमेंट करना है। चाहे चलिए हम बता ही देते हैं, पाणिनि की पुस्तक जो है उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। ठीक है। तो पाणिनि जो है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि राज तरंगिणी जो पुस्तक है वो भी संस्कृत व्याकरण की है, पहली पुस्तक। उसे किसने लिखा था? उस विद्वान का नाम बताना है आपको कमेंट में। तो यहाँ से देखेंगे कि व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि जो है महापद्म नंद के समकालीन थे, यानी इसी के समय में थे। इस वंश का जो अंतिम शासक धनानंद हुआ था, जैसा कि आपको पता है। यहाँ पे महापद्म नंद याद रखना, अंतिम जो था वो धनानंद था। ठीक है। और धनानंद के समय जो है यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किया था, यानी ईसा पूर्व में किया था। और यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो मौर्य साम्राज्य, जो आज का टॉपिक हमारा हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और प्रॉपर जो है सबका नोट्स बना लेना। किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, और प्राचीन इतिहास से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में देखेंगे तो 321 से लेकर 184 बीसी तक ये रहता है।
चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहला जो शासक इसमें आता है चंद्रगुप्त मौर्य। यह 321 से 298 बीसी तक रहते हैं। और जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, तो सेंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। जिसकी पुष्टि जो है ना विलियम जोन्स ने की थी। प्यूटार्क जो गया प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, बस यही दो नाम ही है, ठीक है, एक सेंड्रोकोटस एक एंड्रोकोटस। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो वो चाणक्य थे जैसा पता है। और यहाँ पे दूसरा नाम आपको कौटिल्य दिख गया, और एक और इसका नाम है क्या है, तो वो विष्णुगुप्त है। और आपको पता है कि चाणक्य की जो है वो अपमान करके वो कौन निकाला था, धनानंद निकाला था, जिसका बदला लेने के लिए आप कह सकते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक के रूप में परिवर्तित करना चाहता था, और उन्होंने ट्रेनिंग दिया था, शिक्षा दी थी। इन्हीं की सहायता से, किसकी, तो चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह 321 में बीसी में मौर्य वंश की क्या स्थापना किया था, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सिकंदर के उत्तराधिकारी जो सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था। यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझ लेना, क्या, देखिए सिकंदर किसके समय में आया था, धनानंद के समय में आया था। तो जब देखा कि से हाँ ऐसा है, ये शासक जो है ना उतना जो है प्रभावी नहीं है, भले इसकी सेना जो है वो सुदृढ़ है और मजबूत है। तो क्या हुआ, तो उस समय में सिकंदर की जो सेना थी वो ब्यास नदी को पार नहीं कर सका था, वो वापस लौट गया था। लेकिन सिकंदर जो था सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर वो बाद में आता है, सिकंदर की मृत्यु के बाद आता है हमला करने। लेकिन यहाँ पर तब तक जो है क्या हो गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके खुद स्वयं शासक बन गया था। तो उसी से युद्ध हो जाता है 305 में, और सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हो जाता है। युद्ध के 50 संधि में जो है ना चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसको काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था, जो वर्तमान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिला था। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी जो है वो उपहार में दे दिया था कि ले जाइए आप। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो यूनानी राजकुमारी हेलेना, जिसे कार्नेलिया भी कहते हैं, ठीक है, कार्नेलिया से हुआ था। ये कौन थी, तो हेलेना और कार्नेलिया जो एक ही नाम है दोनों, और ये थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी। मतलब खुद को युद्ध में हारता देख लिया सेल्यूकस निकेटर, तो सोचा कि हम शादी करवा देते हैं, शादी करवा दिया सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था, और इसने क्या किया था, तो इंडिका पुस्तक को लिखा था। और इंडिका से अगर आपसे पूछे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में किस पुस्तक से जानकारी मिलती है, तो आप इंडिका के बारे में भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार की और भी पुस्तक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में जो था, उत्तर में कहाँ था, तो हिंदू कुश, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत तक था, ईरान। और दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण में कर्नाटक, दक्षिण में कहाँ था, तो कर्नाटक। पश्चिम में देखिएगा तो पश्चिम में जो सौराष्ट्र तक विस्तृत था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में जो है वो क्या हुआ था, तो 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। ये आपको ध्यान रखना है। यहीं से जो है जैन धर्म का अगर आप देखेंगे तो दिगंबर और श्वेतांबर की चर्चा यहीं से स्टार्ट होती है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम जो शासन काल चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ था, तो मगध में जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवण बेलगोरा, कर्नाटक में ये पड़ता है, तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोरा में जो है चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। देखिए क्या हुआ था, जब अकाल पड़ा था तो ये उस समय के जो भद्रबाहु थे उससे जैन धर्म के उसके पास जाते हैं और बताते हैं कि इसका कुछ निवारण बताइए। तो उन्होंने बताया था कि आप जो इस तरह से युद्ध लड़े हैं, इतने नरसंहार किए हैं, ये इसी का जो है पाप निकल रहा है, चाहे जो भी कहिए, यही है कि आपको इससे त्याग देना चाहिए और जो है अपना जो है भक्ति मार्ग में आपको चले आना चाहिए, ठीक है, मतलब जैन धर्म अपना लेना चाहिए। तो यही जो है जैन धर्म अपना लेते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह संलेखना विधि द्वारा है, यानी अन्न और जल त्याग कर कर्नाटक के श्रवण बेलगोरा में ही अपनी प्राण त्याग देते हैं। तो यहाँ पे है कि 298 बीसी में उसने जैन उपवास पद्धति, जिसे संथरा या संलेखना भी कहते हैं, द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा कौन आता है, तो बिंदुसार आता है। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 बीसी तक शासन करता है। बिंदुसार कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, यानी बेटा भी कह सकते हैं।
उसे अमित घात, याद रखिएगा चंद्रगुप्त बिंदुसार को क्या कहते हैं, अमित घात। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको कंफ्यूजन करेगा कि एक बिंबिसार भी है और ये बिंदुसार है। तो बिंबिसार जो है वो कौन है, तो वो मगध का पहला जो वंश था हर्यंक वंश और उसका शासक था। और यहाँ पे जो है ये बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक है और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। तो इसे क्या कहते हैं, अमित घात, सिंह सेन आदि के नाम से भी जाना जाता है, दिया गया है। एस्ट्रैबो के देखिए, एस्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के जो राजा एंटियोकस था, एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। यानी जो सीरिया के राजा थे एंटियोकस, उसने अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जिसका नाम क्या था, डायमेकस था। बिंदुसार के दरबार में भेजा था, यही बात यहाँ पे दिया गया। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के भी एक राजा थे टॉलमी फिलाडेल, इसने भी अपना राजदूत भेजा था, जिसका नाम था क्या था, तो डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। यानी बिंदुसार के समय क्या हुआ था, तक्षशिला में उनके खिलाफ एक विद्रोह हो गया था, जिसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए उन्होंने क्या किया था, तो अशोक को भेजा था और वो अशोक जो है सफलतापूर्वक उस विद्रोह को दबा भी देता है। उसके बाद देखिएगा तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, ये आजीवक संप्रदाय, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, तो जैन धर्म का, और बिंदुसार उसका बेटा क्या था, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब यहाँ से जो हम लोग देखेंगे वो अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो है वह अशोक का शासन रहता है मगध पे। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद, ठीक है, अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, मौर्य वंश की गद्दी पर बैठता है। इससे पूर्व वह उज्जैन का क्या था, राज्यपाल था। आपको याद रखना है कि जो अशोक है वो शासक बनने से पहले उज्जैन का राज्यपाल था। पुराने में अशोक को क्या कहा था, अशोक वर्धन कहा गया। पुराण में अगर आप देखिएगा तो वहां पे आपको अशोक का नाम जो है अशोक वर्धन कहा गया। मास्की हो गया, मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। आपको कहेगा अशोक ही तो सब में कहा जाएगा ना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। और जो अभिलेख इन्होंने लिखवाए थे उनमें अलग अलग नाम से इसे संबोधित किया गया, लेकिन मास्की, गुर्जरा और मास्की जो है इसमें इसे अशोक नाम से ही संबोधित किया गया है। उसके बाद देखिएगा सिहल अनुसूत्रीय जैसे बौद्ध धर्म का है से संबंधित है, के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके क्या किया था, गद्दी पर बैठा था। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आप ये पॉइंट को लिखेंगे तो आपको देना पड़ेगा कि सिहल अनुसूत्रियों के अनुसार है ये। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर क्या किया था, तो युद्ध, कलिंग के साथ युद्ध किया था। यानी शासक जब बन गया था अशोक, उसके 9 वर्ष के बाद ही क्या किया था, वो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में किया और कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिया, यानी मिला लिया। उसके बाद क्या होता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख है ना, 13वें शिलालेख, उसी में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है आपको देखने को। उसके बाद देखिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। देखिए यहाँ पे 4 गो धर्म आ गया इतनी देर में अगर आप कहे तो। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, जैन धर्म को। उसके बाद उसका बेटा जो बिंदुसार था वो किसे मानता, तो आजीवक संप्रदाय को। अशोक के बारे में यहाँ क्या चर्चा दी गई है कि अशोक पहले शैव धर्म को मानता था और बाद में जो है वो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया, धर्म की नीति का प्रचार किया। विद्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ देखें तो अशोक शासक बनने से पहले उज्जैन का गवर्नर था। अशोक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अशोक के बारे में कुछ बातें यहाँ पे दी गई है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्ष दिया हुआ, यहाँ पे प्रमुख घटना दिया हुआ। जैसे 9वां वर्ष जब राज्याभिषेक अशोक का हो गया तो उससे 9वां वर्ष जो था क्या हुआ था, कलिंग पर युद्ध हुआ था, जैसा कि अभी हमने बताया था। 10वें वर्ष में क्या हुआ था, तो बोध गया की यात्रा की थी इसने। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो बोध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष में क्या हुआ था, तो निगाली सागर की यात्रा की थी, निगाली सागर। और 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन करवाया था। और 14वें वर्ष में देखेंगे तो धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। धम्म महामात्र क्या थे, अधिकारी का नाम था जो देखता था कि जो राज्य में है वो धर्म से रिलेटेड किस प्रकार की गतिविधियां हो रही, इस पे वो ध्यान रखते थे। उसके बाद 20वें वर्ष में क्या किया था, लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी क्या है, तो लुम्बिनी जो है वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है, तो वहां पे उन्होंने गया था। और वहां पर जो है वो जो टैक्स था, टैक्स
उसे उसने उन्होंने घटाकर जो है 1/, क्या कर दिया था, 8 कर दिया था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। देखिए यहाँ पे अगर कल की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि मौर्य साम्राज्य के साथ साथ हम लोग बौद्ध के धर्म के बारे में भी काफी ज्यादा नॉलेज यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, पहला क्या था, देखिए पहला जो बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था, तो आप कल की वीडियो अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। हमने कल की वीडियो में बताया था कि पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो अजातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरा किसके समय में हुआ था, कालाशोक के समय, और तीसरा यहाँ पर अशोक के समय में यह बौद्ध संगीति होता है। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में, यह तीसरा हुआ। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया था। मृत्यु 232 BC में हुआ इसका, और अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया था। ठीक है, 10 उत्तराधिकारियों का यहाँ पे नाम दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे कुणाल नाम है। ठीक है, बंधु पालित है, इंद्रपालित है, दसोन है, दशरथ है, संप्रति है, शालीसुक, देवधर्मन, रात धनुष और बृहद्रथ। और आपको याद रखते हैं जो बृहद्रथ है यही 10वां है और सबसे लास्ट भी है। यानी अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन है तो बृहद्रथ ही होना चाहिए। ठीक है, अब मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है तो बृहद्रथ है। मौर्य वंश का शासन 137 वर्षों तक रहा है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश का अंत 185 BC में हुआ था। किसके समय, बृहद्रथ के समय में, क्योंकि बृहद्रथ ही अंतिम शासक था। अब मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासन थे इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में राजा यानी सम्राट संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता था। जैसे इस तरह से कहे तो राजा जो है यहाँ पे बैठता था। ठीक है, सबसे ऊपर। तो राजा जो था क्या था, तो सबसे शीर्ष पे होता था, और राजा में प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्ति तीनों होती थी। ठीक है, मौर्य काल में साम्राज्य विभाजन, साम्राज्य का विभाजन जो था वो देश के बाद जो है प्रांत आते थे, 5 प्रांत थे टोटल। उसके बाद विषय आते थे जिसे अभी वर्तमान में हम लोग जिला समझते हैं, और उसके बाद जो है ग्राम आता था। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य प्रशासनिक अधिकारी को अमात्य कहा जाता था, वो होता था, एवं तीर्थ जो है ना उच्च अधिकारी होते थे। ये दोनों जो है वो केंद्रीय प्रशासन में राजा के हेल्प के लिए रहते थे। कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य किसे कहा जाता है तो चाणक्य को, ये बात तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो कौटिल्य के अनुसार प्रमुख जो तीर्थ थे, अधिकारियों की संख्या कितनी थी तो 18 थी, और प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे। कौन कौन थे तो देखिए, समाहर्ता था। अब समाहर्ता क्या है तो यह राजस्व विभाग का प्रधान होता था, यानी टैक्स जो वसूलता उसका प्रधान होता था। उसके बाद सन्निधाता जो था वो राजकीय कोषाध्यक्ष था, और सीताध्यक्ष क्या था तो राजकीय कृषि विभाग का प्रधान होता था। उसके बाद है पान्याध्यक्ष क्या था तो यह वाणिज्य विभाग का प्रधान होता था। और अक्षपटलाध्यक्ष यह क्या था तो महालेखाकार था। और सैन्य विभाग का देखिएगा तो सबसे प्रमुख सेनापति होता था। उसके बाद है कि मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना होती थी। कैसी कैसी सेना होती थी, एक पैदल सेना होता था, एक हाथी का सेना होता था, और एक घुड़सवार सेना, और एक रथ सेना। ये 4 प्रकार की सेना मौर्य काल में देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद है कि न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। यानी न्यायाधीश भी उस समय में होते थे, लेकिन जो है राजा भी चाहे तो न्याय कर सकते थे। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी। पहला धर्म स्थीय हो गया। उसके बाद कंटक शोधन, धर्मस्थीय जो है वो दीवानी न्यायालय थी, और कंटक शोधन जो थी वो फौजदारी थी। उसके बाद देखिएगा तो मौर्यकालीन जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो मौर्य काल में जो है गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। यानी गुप्तचर को क्या कहा जाता था तो गुप्तचरों जो थी, गुप्तचर उसे गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र जो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की जो पुस्तक है उसमें गुप्तचरों को लिए कौन से नाम का संबोध किया गया है तो उसके लिए जो है वह चर शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थशास्त्र में। ठीक है, उसके बाद देखिए गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की होती थी। ठीक है, कितने प्रकार, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की होती थी। पहला संस्था, एक स्थान पर रहकर जो है गुप्तचर कार्य करते थे, उसे क्या कहते हैं संस्था। और दूसरा संचार थी, संचार जो थी वो घूम घूम कर क्या करता था तो गुप्तचर कार्य करता था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग मौर्यकालीन प्रमुख जो प्रांत कौन कौन थे तो मौर्य प्रशासन में 5 प्रांतों में विभाजित था मौर्य जो प्रशासन है, और प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था।
अवंती का राज्यपाल कौन था? अशोक हुआ करता था। और प्रांत में देखिएगा तो कौन था? तो उत्तरापथ हो गया, दक्षिणापथ हो गया, प्राच्य जिसे पूर्वी भी कह सकते थे, और अवंती और कलिंग। ठीक है, उत्तरापथ में जो तक्षशिला हो गया, ठीक है, सुवर्णगिरी पाटलिपुत्र हो गया प्राच्य में, और अवंती का उज्जैनी हो गया, और कलिंग की तोसली। ये सब यहाँ पे टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का जो प्रधान क्या कहलाता था? तो विषयपति कहलाता था, या प्रादेशिक विषय हम लोग कहते थे। उसके बाद है कि विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया जाता था। विषय का विभाजन ग्राम के रूप में किया जाता था, जैसा कि मैंने अभी ऊपर में बताया था, केंद्र के बाद किस प्रकार से विभाजन किया गया था। ग्राम का जो प्रधान होता था वो ग्रामीण कहलाता था। 10 गांव के समूह के प्रमुख को क्या कहते थे? तो गोप कहा जाता था। याद रखना, 10 गो गांव के जो प्रमुख होता था, एक आदमी, उसको गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। इसी प्रकार देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था, और इसने इंडिका पुस्तक को लिखा था। आपके दिमाग में एक बार में घुस जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल जो है 30 सदस्य नगर का संचालन किया जाता था, 30 सदस्य द्वारा। ठीक है, मौर्यकालीन सर्वाधिक प्रशासनिक जानकारी जो है इंडिका से ही मिलती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मौर्यकाल में जो है ना, राजकीय आय जो था, राजकीय आय का स्रोत वो क्या था? तो कृषि, उद्योग एवं व्यापार था। सर्वाधिक आय क्या चीज से? तो कृषि से ही होती थी। कृषि पर 1/6 कर टैक्स लगाया गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब अशोक लुम्बिनी गए थे तो वहां के किसानों को कर में छूट दिया था और 1/8 कर दिया था टैक्स को। सरकारी भूमि को क्या? तो सीता भूमि कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 टैक्स लिया जाता था या प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो भरूच, जिसे भरूच भी कहा जाता है, यह गुजरात में था। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था, यानी अगर कोई टैक्स की चोरी करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो कौटिल्य यानी चाणक्य के अनुसार मौर्यकालीन जो समाज है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं क्षुद्र 4 वर्गों में विभाजित था। जब अशोक लुम्बिनी जाते हैं तो वहां के किसान 1/6 कर को कम करने की अनुरोध करता है। अशोक कर को 1/8 कर देता है, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया है आपके साथ। तो यहाँ से देखेंगे कि यह घटना रुमनदेई स्तंभ लेख में मिला हुआ है कि मतलब जो टैक्स कम कर दिया गया, तो ये बात कैसे पता चला? तो यह जो घटना के बारे में है, रुमनदेई स्तंभ लेख जो है इस पे लिखा गया है, जो आज भी लुम्बिनी में स्थित है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। आपको याद रखना है, मेगास्थनीज के अनुसार बता रहा है, उसकी पुस्तक है। जिसमें पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा देखिएगा तो अहीर हो गया, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा जो हो गया आपका निरीक्षक, और 7वां हो गया सभासद। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था। कौटिल्य जो है वो कहते हैं उनके पुस्तक के अनुसार कि दास प्रथा था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा का प्रचलन को स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ये आपको याद रखना है, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले। इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो रूपा जीवा कहा जाता था। ठीक है, रूपा जीवा कहा जाता था। अब देखिए, मौर्यकालीन जो है कला, इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं सभी एग्जाम में। यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट जो है वो यहाँ पे हम आपको नोट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मौर्यकालीन कला में अगर आप देखेंगे तो विभिन्न कला रूपों, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ था। ठीक है, और ये कला 2 रूपों में विकसित हुई थी। पहला, राजकीय संरक्षण में विकसित कला को क्या कहा जाता था? तो राजकीय कला कहा जाता था, और स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला के रूप में जाना जाता था। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे एक ही साथ बनाए गए हैं, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम एक एक करके पहले बताते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो दोनों में अंतर भी देख सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन आपको बोल दे लोक कला और राजकीय कला का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है राजकीय कला में, कि राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला में जो है राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुहा
गुहा विहार जो है प्रमुख है। इसी के साथ राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति, ठीक है, एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्ति के प्रमाण मिले हैं, जैसा कि आप अशोक स्तंभ को देखते हैं। इसी के बाद लोक कला देखेंगे तो लोक कला के रूप में यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया कि दीदारगंज जो पटना है से क्या मिला था, तो प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। लोहानीपुर पटना ही में ही है, इसे जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली है। अब बिहार से प्राप्त अशोक के स्तंभ में देखें तो वैशाली के बसार में भी अशोक के जो अभिलेख मिले हैं। पश्चिमी चंपारण लौरिया नंदनगंज में, पूर्वी चंपारण जो लौरिया अरेराज में, और पश्चिमी चंपारण रामपुर में। बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं पाई गई है जो मौर्यकालीन कला को दर्शाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लिए महल बनवाया जो पटना में स्थित यह स्तंभों पर निर्मित एक भव्य महल है। और ये इसकी जो है खुदाई भी हुई थी और मिला था, जो कि आपको कमेंट करना है कि पटना में कहाँ से मिला था, किस स्थान से चंद्रगुप्त मौर्य का महल मिला था। तो इसी के साथ जो है हम लोग यहीं पे जो है मौर्य साम्राज्य की समाप्ति करते हैं, और कल की वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म देख लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम आगे के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।